नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सबका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, प्री का एग्जाम ओवर हो चुका है और जो लोग मेंस की प्रिपरेशन लगे हुए हैं, सबसे पहले वो कहीं ना कहीं जीएस 5 और 6 पे फोकस कर रहे होंगे। उसका रीज़न यही है कि नोटिफिकेशन आने के बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो है आपका जो है ऑप्शन हटा और जीएस 5 और 6 इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यूपी पीसीएस के मेंस के प्रीवियस सिलेबस और नए सिलेबस में जो मेन डिफरेंस है वो जीएस 5 6 का है। GS1, GS2 और GS3 में जो यूपी का पोर्शन था, जो एक लाइन दो लाइन के सिलेबस ऐड थे यूपी के, वो रिमूव हो गए हैं और उसके लिए सेपरेट पूरा पूरा पोर्शन आपका 5 6 का है। जीएस पेपर 5 को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और ये देख सकते हैं कि कैसे इसमें मटेरियल को हमें पढ़ते समय क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। इसको जस्ट हम बोल सकते हैं कि जीएस 5 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको एलोबरेट कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सा आप इस अप्रोच से आपको फायदा होगा क्या कि आप जब अपने नोट्स बनाएंगे या डाटा को जो है कलेक्ट करेंगे तो उसको आपको हेल्प मिलेगी। तो जीएस 5 को सीधे देखते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है। यहाँ पे यूपी पीसीएस के 2018 से 2022 तक के 5 साल के पेपरों में ऑलमोस्ट 47 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन थे। और वो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके जीएस 5 और जीएस 6 में जितना भी टॉपिक मेंशन है उन टॉपिक के अंदर का वो सारे क्वेश्चन है, तो वो एज अ पीवाईक्यू आपका काम करेंगे। इसको आप बिल्कुल मत इग्नोर करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीएस 5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री और हिस्ट्री है और पॉलिटी मेन है और पर्यटन का इशू है। जैसे पर्यटन यहाँ पे मेंशन है तो हेरिटेज आर्क वाला क्वेश्चन जो ऑलरेडी 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है। यूपी के स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं, अभी भी सिलेबस में यूपी के इतिहास है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, उल्टा उनको आप प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है सिलेबस चेंज के बाद तो उस वो जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, जीएस 5 की तरफ देखते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपके पास उम्मीद है जीएस 5 और जीएस 6 का जो नया सिलेबस है वो प्रिंट आउट फॉर्म में होगा। आप उस सिलेबस को थोड़ा टैली करते हुए समझिएगा। यहाँ पर मैं केवल फोकस कर रहा हूँ कि क्या मेजर पोर्शन है, कहाँ पर हम इसको जो है डाटा को कलेक्ट करने में हमको थोड़ी आसानी हो सकती है और क्या हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जीएस 5 का सिलेबस मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो यहाँ पर पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 4 तक आपके इतिहास के बारे में जो है क्वेश्चन है। तो यूपी का इतिहास, अब आपको पता है कि अगर आपने प्री के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है तो चाहे वो आपने परीक्षा मणि बुक का यूज किया हो चाहे घटना चक्र बुक का यूज किया हुआ, भारत के यूपी के स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है, 1857 की क्रांति। अब आप जो आपने स्पेक्ट्रम बुक या जो भी इसके पांडे या जो बुक भी फॉलो की भी होगी यूपी के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वहां आपने आपने 1857 से रिलेटेड पढ़ा होगा। यहाँ सिलेबस में मेंशन है, यानी क्या है कि आपके वही नोट्स यहाँ पे काम आ जाएंगे। बेसिकली आपकी जो प्री की प्रिपरेशन हो जाती है उसी को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आप यूज कर सकते हैं मेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में इतिहास में आर्ट एंड कल्चर वास्तुकला है, यूपी की इंपॉर्टेंस स्वतंत्रता सेनानी। तो ये जो 3 4 टॉपिक है यानी 1 to 4 इसमें आपको यूज करना है आपको। अब अगर आर्ट एंड कल्चर की बात आ रही है तो अब आपको बस ये चीज ध्यान देनी है साथ के साथ कि केवल जो पूछा गया है, यानी यूपी में आर्ट एंड कल्चर वास्तुकला संग्रहालय ये तो पूछा जा रहा है, लेकिन आप जो है यहाँ पर ये चीज देखिए कि ऐसे क्या नया डेवलपमेंट यूपी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूपी गवर्नमेंट हो, दोनों अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोई नया डेवलपमेंट कर रही है, यानी जो आपका बौद्ध सर्किट है, रामायण सर्किट है, वो आपका नेपाल से लेके कहाँ कहाँ से आपका ऑल ओवर इंडिया में उसको उस सर्किट को जो है कंप्लीट किया जाएगा। तो अब ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन को आपको ये जो टॉपिक कवर करने के साथ साथ आपके माइंड होना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड रिसेंट क्या डेवलपमेंट चल रहा है जो आप डाटा को आप शो कर सको। यही मेन चीज है जो आपको आगे ले जाएगी। और मोस्टली जो भी स्टूडेंट है, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं वो इस अप्रोच को ही फॉलो करते हैं कि जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है उसी के साथ साथ करंट सर्विस को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1857, अब अगर मेरठ में या कहीं पे भी कोई ऐसा नया म्यूजियम बन रहा है जो स्वतंत्रता सेनानियों से रिलेटेड है, ठीक है, अब स्वतंत्रता से यूपी की बात करेंगे तो 1857 में आगाज यहीं से हुआ है। आगरा इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको दिख रही है 1857 वाली, वो यूपी में दिख रही है। तो आपको सारी लोकेशन को आप देख रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी नया रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसको आप अलग से सेपरेटली नोट जरूर करिए जिसको आप हाईलाइट कर सके। अब एक और चीज देखिएगा, सिलेबस में देखिएगा संग्रहालय वाला भी है, पुरातत्व संग्रहालय ये शब्द मेंशन है। अब आपने देखा क्या कि जो है पांडुलिपियों का कलेक्शन के लिए जो है आपका केरल गवर्नमेंट है या गुजरात गवर्नमेंट है, उन्होंने वो वहाँ पे चीजें स्टार्ट की हैं। तो आप वहाँ पर उसका रेफरेंस थोड़ा सा दे सकते हैं कि ऐसी चीजें हम करके अपने इतिहास को और नई जनरेशन को उससे और ज्यादा जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे, नई जनरेशन को इस बारे में समझा सकेंगे। वहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्री में पढ़ी है उसका बस केवल एक प्रॉपर वे में अरेंज करना ही यहाँ पर आपकी राइटिंग को निखारेगा। फिफ्थ पॉइंट है यूपी के ग्रामीण और शहरी मुद्दे, यानी जो हम सोसाइटी में पढ़ते हैं। अगर देखिए
आप GS5 और GS6 को करते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने GS1 2 3 4 इन चारों में पढ़ा है, और स्पेशली मैं बोलूँ तो GS2 और GS3 का मेजर पोर्शन आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं GS5 और 6 पे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने वहां अगर जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बात की जा रही है, तो केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, जन कल्याण नीति यानी शिक्षा स्वास्थ्य अगर इसका ध्यान रखा जाना है तो काफी आपको 60-70% सिमिलरिटी मिल रही है केंद्र की योजनाओं और उसके डिटेल किया तो आपका केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। राज्य की जो है गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा लिए गए पहल लिए गई सपोर्ट दिए गए दान, इन सबको आप का टाटा फैक्ट यूज करोगे तो आपके राज्य सरकार की योजना वाला हो जाएगा। तो सोसाइटी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है, साथ में त्योहार मेले भाषा जो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ था उसी को थोड़ा सा सही वे में आप यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक प्रथाएं पर्यटन। पॉइंट नंबर अगर मैं बोलूं 6, यानी यहाँ पे आगे हम देखेंगे ये जो पॉइंट रहेंगे आपके पॉलिटी से रिलेटेड है। तो यूपी सरकार की शासन प्रणाली कैसी है, यहाँ के राज्यपाल सीएम विधानसभा विधान परिषद जो है महाधिवक्ता, इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन अब ये सिलेबस में है। केंद्र राज्य संबंध, अब केंद्र राज्य संबंध ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके जो है आपने प्रिपरेशन देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां के लिए है। तो केंद्र राज्य संबंध GS2 में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ में भी वही चीज है। बस आप ये ध्यान रखिए कि रिसेंट जितने भी कोलैबोरेशन है, जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार यूपी के, इनके भी जितने भी नए अपडेशन आ रहे हैं उसको आप ध्यान में जरूर रखिए। ठीक है, देन अब अगर इसी आगे आगे हम देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर स्टेट की बात हो रही है तो आपका जो है लोक सेवा आयोग भी है। लोक सेवा आयोग, हाई कोर्ट उसका क्षेत्राधिकार, ठीक है, राजभाषा संचित नीति। ठीक है, तो जो आप सेंटर के आपने पढ़ा हुआ है वही वही टॉपिक है, उसमें बस आपको यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऐड करने हैं। अब केंद्र राज्य संबंध की बात है तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो अब आपको यहाँ फिर से नया नहीं पढ़ना है, आपको बस ये देखना है कि हम इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है और उसको अगर क्वेश्चन जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके लिए क्या डाटा हमारा रेडी होना चाहिए। अगर GS5 6 को पढ़ने की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा फोकस आप ये करिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है यूपी स्पेसिफिक और उसके लिए क्या डाटा एटलीस्ट हमारे पास वो डाटा जो है प्रिपेयर होना चाहिए। अब भूमि सुधार उसका प्रभाव, अब आपने देखा था यूनिकोड, राज्य सरकार ने 12 डिजिट का यूनिकोड स्टार्ट किया। तो अब आप यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स की दो इन्फॉर्मेशन इस तरह की थी, नई योजनाएं थी, अब आप इसको सर्च करिए, प्रॉपर गूगल में सर्च कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि कोई ऐसी पर्टिकुलर किसी कोचिंग की आपको बुक मिल जाए और वहां सारा डाटा मिलेगा, देखिए तो कहीं ना कहीं आप फिर वो भीड़ वाले में चलेंगे। अगर आपको जो है टॉप लेयर में जो है मूव करना है तो उसके लिए आपको भीड़ से ऊपर उठना पड़ेगा। डाटा खुद सर्च करिए, भूमि सुधार और इसका प्रभाव, मैंने शॉर्ट में सिलेबस लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप प्रिंट आउट लेकर के या मोबाइल में आप ओपन करके इसको देखिएगा ताकि और जो पॉइंट है उसको आप समझ सकें। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं भूमि सुधार उसका प्रभाव। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि अगर जहाँ मैक्सिमम यूपी में जो आपके सीमांत जो वाले किसान हैं यहाँ पर, ठीक, उनके कैसे इंप्रूव किया जा रहा है, प्लस जो वंचित तबके अगर किसी को गेहूं जो किसी को जमीन प्रोवाइड भी करनी है, प्लस कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की जमीन कब्जा भी हो रहा है, तो इन सब साथ ही समस्याओं का समाधान की तरफ क्या है आपकी यूपी सरकार ने क्या योजना लाई है। तो भूमि सुधार आपका GS3 में सेंटर अगर हम बात करें ना, यहाँ पर ऐसा हो रहा है यूपी से ऐसी चल रहा है तो स्टेट चल रहा है और सेंटर मतलब GS2 वाला मामला चल रहा है। तो अगर आपने सेंटर के लिए पढ़ा हुआ है तो स्टेट के लिए भूमि सुधार चीजें बेसिक वही है और आपका जो उसका इफेक्ट रीजन सारी चीजें सेम चलेंगी, बस यूपी के कुछ डाटा आप उस पर जरूर ऐड करिएगा। और अगर आप भूमि सुधार की बात करें और वहां पे यूनिक कोड यानी ई गवर्नेंस को ना ऐड करें तो फिर क्या, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, कुछ अलग ही नहीं हुआ। देन भूमि सुधार पर ये चीज ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 12 है सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी में सेपरेटली 5-6 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए यूपी में आपने GS3 में भी आप पढ़ोगे इंटरनल सिक्योरिटी, और वो अगर आप 2018 से 2022 तक के पेपर देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 50 मार्क्स का यानी कि आपका 25% आपका इंटरनल सिक्योरिटी आता था। अब उसका वेटेज ऊपर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका यूपी में भी यहाँ पर सेपरेटली दिया हुआ है। आपका ध्यान दीजिएगा बेसिक वही रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी का बेसिक आपका वही जो आपने पढ़ा था। यहाँ आपको यूपी से रिलेटेड डाटा आप जरूर कलेक्ट करके रखिए कि रिसेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी को अपडेट करने के लिए ई गवर्नेंस का यूज करना, जो है कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए कमिश्नरेट वाला कॉन्सेप्ट लाना। ठीक है, तो मेनली टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम इसको कर सकते हैं, प्लस आपके यूपी से सटे हुए आपका जो देश है नेपाल, सटे हुए राज्य, अगर उन राज्यों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इफेक्ट, यानी अगर मान लीजिए वहां की जनता, यूपी से बॉर्डर्स लगा हुआ कोई ऐसा राज्य है जहां की जनता अपनी ही प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो वो क्या करती है, वो इधर आकर के इन्वेजन कर रही है, इधर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजें जो आपने सेंटर में पढ़ा है वही माइंडसेट आपको यहाँ यूज करना है। और ये आपका 5-6 पॉइंट अलग से मेंशन है, यूपी स्पेसिफिकली पॉइंट दिए हुए हैं। अगर मैं इसको पॉइंट वाइज 16 में शॉर्ट में अगर बताता भी हूँ, देखिए यहाँ पर वही चीजें हैं। साइबर सिक्योरिटी वाला इशू दिया हुआ है, सुरक्षा बल एजेंसी अधिकार, सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षा चुनौतियां, ठीक है, राज्य के बाहर जो अंतर राज्य सक्रियता वाला। ठीक है, वही पॉइंट है जो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आपका जो सेंटर वाला पॉइंट है, बस क्या है कि पहले को पॉइंट 1 है 12
और उसके अंदर फर्दर 6 पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन तो बनेगा ही। अभी जो 6 पॉइंट है, हर पॉइंट से रिलेटेड आप बस डाटा कलेक्ट कर लीजिए, बाकी चीजें जो पड़ी हुई, जैसे सपोज आप जब जो है GS3 के लिए इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हो तो आपके माइंड में वो चीजें आ जाती हैं कि कहाँ पे ड्रग्स वाला इशू हो रहा है, कहाँ पे नक्सलाइट एरिया आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि वहां पर सिक्योरिटी में हमें सपोर्ट मिले, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेसिक रीजन वही चल रहा है, बेस वही चल रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जा रहा है स्टेट के रिस्पेक्ट में। 12 पॉइंट के बाद ठीक है, 13 to 18 में थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझाने केवल शॉर्ट में समझाएंगे। कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और भारत के विकास में यूपी की भूमिका है। तो देखिए यूपी में कानून व्यवस्था, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब अभी आप मेंस आंसर लिखने जा रहे हैं, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जितने भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसके तारीफ प्लस पॉइंट, सेम देसी भाषा में तारीफ लिखो, ठीक है। लेकिन क्या हर चीज रामराज फैला हुआ है, कुछ ना कुछ तो कमियां हो ही जाती हैं, तो उसको आप लिखेंगे चुनौतियों के फॉर्म में, क्या कि इस यहाँ थोड़ा और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या कुछ चुनौतियां ऐसी बनी हुई हैं, तो वो आप बस क्या है, फिक्स है कि आप अच्छे पॉइंट, यानी कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था अगर सिंपल पॉइंट है तो वहीं पे आप उसमें क्या है, अब ई गवर्नेंस का भी हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि और साइबर सिक्योरिटी का यूज कर रहे हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट में, एक पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर होगा, अदर चीज का हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो इंटरडिसिप्लिनरी होता है, मल्टी डायमेंशनल है। आप कोई चीज पढ़िए, आप ये देखिए आप कहाँ कहाँ उसका जुगाड़ की तरफ फिट कर सकते हो, आप इसको जहां भी यूटिलाइज कर सको। ई गवर्नेंस सेपरेट है, कानून व्यवस्था सेपरेट है नहीं, साइबर सिक्योरिटी सेपरेट है नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी सेपरेट है नहीं। आप ये देखिए कि मेजरली आप जहां पे भी उस डाटा को आप वहां पे रिलेटेड है आप यूज करिए। तो यूपी में कानून व्यवस्था बेटर है, तो आप कैसे देख रहे हो, तो भाई पुलिस पहले भी थी, आज भी है, ठीक है, सुरक्षा बल तो पहले भी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जो है डिसीजन का फर्क पड़ रहा है, मॉनिटरिंग का फर्क पड़ रहा है, ई गवर्नेंस का फर्क पड़ रहा है, तो उन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर क्या है, ऐड करना होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, यूपी में किसी भी पॉइंट से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं, पुराने नए स्टार्टिंग, अगर उसकी आप एक जगह कलेक्ट करते जाएंगे डाटा, तो आपको उस आंसर को और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य रिलेटेड रिसेंट यूपी सरकार, आप जो है जितने बजट में जितनी भी योजनाएं ला रही हैं, उन सबको आप अगर जो है इकोनॉमी वाले पोर्शन में यूज करोगे, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सेक्शन, यानी वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जहां पर वो मुद्दा है, अगर सरकार ने स्वास्थ्य पे इतना खर्चा किया, तो जहां भी स्वास्थ्य का मुद्दा आएगा वहां पर आप ये चीज मेंशन करिए कि सरकार ने बजट में स्वास्थ्य इतना इतना रखा, पैरामेडिकल के लिए ये कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ कॉलेज खोल रहे हैं, तो वो सारे डाटा आपके काम होने चाहिए स्वास्थ्य के लिए। एजुकेशन के लिए, अब एजुकेशन के लिए सरकार के पहल, सरकार की नीतियां, ये सब चीजें, यानी शिक्षा का बजट कितना हो रहा है, अब शिक्षा के बजट, शिक्षा को इंप्रूव करना है, बच्चे को एडमिशन को इंप्रूव करना है। अब आप पढ़ रहे हो कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की ड्रेस के पैसे दे रही है सरकार जो है, और जो है कई एजुकेशन के नाम पे ग्रेजुएट बंदों को भी लैपटॉप दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ओवरऑल A to Z प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएट बच्चों तो को वो स्किल्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर वे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, डाटा कलेक्ट करो। आप ये खुद देखो कि पुराने जो लगभग 45 क्वेश्चन है उसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, उससे रिलेटेड डाटा आपके पास है या नहीं। और वो सारे डाटा वही हैं जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, आपने चाहे दृष्टि, घटना, चाहे जो भी करंट मैगजीन फॉलो की हुई है, उन्हीं बुक के डाटा को थोड़ा सा आप सेग्रीगेट कीजिए, थोड़ा सा अलग से छांटिए और अपने अकॉर्डिंग रखिए। गूगल का भी यूज कर दीजिए और उससे रिलेटेड सारे अधिनियम से लेकर के क्या अधिनियम थे, क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस किए, सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट करिए। क्वेश्चन के 2-2 3-3 पेज में सब सारे डाटा एक आ जाएंगे, तो क्वेश्चन कुछ भी है आपका आंसर आ जाएगा। भारत के विकास में यूपी की भूमिका, अब आपने यूपी का बजट देखा होगा कि क्या यूपी के जो है भारत जीडीपी में जो है यूपी की जीडीपी 8% यूटिलाइज कर रही है, सहयोग दे रही है, योगदान दे रही है। अब एज पर जो है राज्य वित्त मंत्री और या फिर आपके बजट में ये डाटा मेंशन है, तो इस तरह के डाटा को जैसे ही आपने पढ़ा, आपके दिमाग में करंट अफेयर्स वाला वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए साथ के साथ। अब भूमिका की बात कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर क्या है, गति शक्ति योजना, उसके लिए क्या सरकार पहल कर रही है, यूपी सरकार, आप करंटली क्या कर रही हो, क्या करने वाली है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की काफी ऐसी योजनाएं हैं जो कोलैबोरेशन चल रहा है, जिनको आप बताएंगे कि उस भूमिका में पहल निभा रही है। अब गति शक्ति जल वाला जो मीटिंग वो कहाँ हुआ, बनारस में हुआ। तो अब ये जो डाटा, अब इन डाटा को आप क्या देखिए कि किसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किसको कहाँ फिट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन हो गए, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब समसामयिकी वाला क्वेश्चन, तो चूंकि समसामयिकी में आप चीजें आपने पढ़ी हुई है करंट अफेयर्स में, उससे रिलेटेड मुद्दे, तो वो जो आपका करंट में चल रहा है, यानी जो टॉपिक इससे रिलेटेड मुद्दे रहेंगे। जल शक्ति मिशन, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट वाला फंडा, जो आपका सेंटर का बजट है, यूपी का बजट है, दोनों आपको पढ़ना है। GS3 के लिए आप सेंटर के बजट पे ज्यादा फोकस करोगे और GS5 पे आप यूपी के बजट को फोकस करोगे। यूपी के बजट में लिखा रहता है केंद्र सरकार की इस योजना के लिए, इस योजना के लिए जहां पे केंद्र सरकार इतना दे रही है, वहां पर राज्य सरकार कितना दे रही है। क्रियान्वयन, जल शक्ति मिशन, उज्ज्वला योजना, ठीक, किसान सम्मान निधि वाला योजना, जो है गरीब कल्याण योजना, सारी योजनाएं चल रही हैं। आपको बस पता होना है किसका कहाँ योगदान है। कुछ डाटा थोड़ा आपने देख लिया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखेंगे। देखिए ये इस पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा।
ये फिक्स है योजनाएं, क्योंकि ये योजनाएं क्या दिखाती हैं, सरकार के परफॉर्मेंस के बेटरमेंट की तरफ दिखाती हैं। और साथ से एक चीज और देखिएगा, अगर केंद्रीय योजनाओं क्रियान्वयन की बात कर रही हैं तो जितने भी इंडेक्स जहां पे यूपी ने अच्छा परफॉर्म किया है सारे डाटा एक साथ रखिए, ताकि अगर क्वेश्चन बहुत ही किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ना हो, इन जनरल क्वेश्चन आए तो आप उन सारे डाटा से यूज कर सकते हैं कि एज पर नीति आयोग फलाने इंडेक्स में यहाँ पर यूपी ने ये परफॉर्म किया, ये इंप्रूव किया। चुनौतियों वाला क्वेश्चन आ जाए कि योजनाएं लागू करने में क्या चुनौतियां आ रही हैं, वहां अगर कहीं यूपी के रैंक पीछे है तो उस डाटा यूज कर ले और दिखा दें कि अभी बहुत काम करना बाकी है, वो चुनौतियां बाकी हैं और फलाने इंडेक्स में यूपी की जो है रैंक नीचे है, पर वो बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। एनजीओ, उसका योगदान और प्रभाव, सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट में भी, राज्य सरकार के बजट में भी एनजीओ का जिक्र है, कितने एनजीओ खोलने हैं। स्किल डेवलपमेंट से लेकर जो है बच्चों की एजुकेशन हो, ठीक है, सामाजिक उत्थान हो, एनजीओ हर जगह है। अब जगह क्वेश्चन में मेंशन है टॉपिक एनजीओ का योगदान, उसका प्रभाव, डाटा नोट कर लीजिए कि राज्य मतलब मेन ऑल इंडिया लेवल का कौन सा एनजीओ है जो यूपी में कौन सा कार्य कर रहा है, राज्य स्तर पे कौन से एनजीओ है जो सरकार के साथ मिलकर के इस तरह काम कर रहे हैं, कुछ डाटा कलेक्ट करके। क्योंकि यहाँ पर अगर आप डाटा नहीं दिखाओगे कि ये एनजीओ है जो यूपी में इस पर्टिकुलर जिले में उन्होंने ये योगदान दिया हो, और यहाँ का जो है सपोज है श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये जो बेल्ट है उस पूरी बेल्ट में बहुत ज्यादा जो है आपका इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत है, तो वहां पर कोई एनजीओ काम नहीं अच्छा काम किया तो उसका एग्जाम्पल के साथ दिखाइए यहाँ पर योगदान और प्रभाव, यानी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको वहां पर एग्जाम्पल के साथ शो करना चाहिए। पर्यटन मुद्दे संभावनाएं, अब देखिए आपको थोड़ा सा मल्टी डायमेंशन सोच की जरूरत क्या है। जहां पर पर्यटन मुद्दे संभावनाएं आ रहा है पर्यटन, तो जहां टूरिस्ट की बात आ रही है वहीं पे आपने जो हिस्ट्री में पढ़ा था यानी यूपी की हिस्ट्री, तो यूपी की हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल से रिलेटेड जो भी कोई नया डेवलपमेंट बन रहा है, संग्रहालय बन रहा है, ठीक है, कोई जो है बुद्ध जो रामायण सर्किट बन रहा है, तो यहाँ पर आप क्या है पर्यटन को आप रोजगार से भी जोड़ो, ठीक है, सामाजिक भाईचारे से भी जोड़ो, ये सारे पॉइंट को आप जोड़ के आंसर लिखो, ठीक है। इनोवेशन की बात कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास। देखिए जब भी इनोवेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसका लेना देना जो है आपका इंडस्ट्री, जो रोजगार, जीडीपी, इनसे लेना देना है। आपने इंडेक्स पढ़े होंगे क्या कि इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया कहाँ पर है, जो है टैलेंट वाले में कहाँ, जो है वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल में कहाँ पर है। तो इस तरह का जो डाटा है अब उनको थोड़ा सेपरेट कीजिए, और जो जो डाटा आपके यूपी से रिलेटेड है यानी भारत नवाचार रैंकिंग में यूपी राज्य की दशा कहाँ पर है, ठीक है, वो आप देखिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की राज्य नीति आयोग जो है जितनी भी इंडेक्स जारी करती है सेपरेटली या फिर वर्ल्ड की किसी संस्थान के साथ मिलकर के राज्यों के लिए रैंकिंग जारी कर रही है, उन सारी रैंकिंग में आप यूपी को रखिए, ठीक। जो एनआईआरएफ की रैंकिंग है वहां पे यूपी के इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ये सारे डाटा को आप, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी करेगा तो ये कहीं कुछ डाटा यूज करना है, कहीं कुछ डाटा यूज करना है, तो वो डाटा कलेक्शन आप करके रखिए। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपका एक होता है कि सिलेबस आपने देखा तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वो आप समझ नहीं पाएंगे या फिर आप खुद नहीं सोचेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, इससे आपका टाइम सेव होगा। फर्दर मैं GS6 का भी जो है इस तरह से डिकोड करूंगा, और देन GS5 और GS6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का 1 by 1 कैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मैं वो उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा।